गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम प्रभात भट्टाचार्य है और आज हम जानेंगे ट्रैवल एंड टूरिज़्म क्या होता है, यात्रा और पर्यटन। तो हम सर्वप्रथम परिचय पढ़ेंगे कि पर्यटन क्या होता है। पर्यटन को सामान्य तौर पर आनंद के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने की गतिविधि कहा जाता है। पर्यटन की बुनियादी संकल्पना लोगों द्वारा उनके अपने निवास स्थान अर्थात घर के बाहर जाने की गतिविधि पर आधारित है। अतः पर्यटन को लोगों द्वारा एक शहर, राज्य, देश या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर आवागमन माना जाता है। मतलब पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। इसके बाद है पर्यटन के प्रकार। पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः पर्यटन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है घरेलू पर्यटन, दूसरा होता है देश में पर्यटन और तीसरा होता है दूसरे देश का पर्यटन। तो घरेलू पर्यटन की जब हम बात करते हैं तो मतलब हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ के आसपास के जो भी मनोरंजन के क्षेत्र हैं, जो भी घूमने फिरने के क्षेत्र हैं, वो घरेलू पर्यटन के अंतर्गत आ जाते हैं। और जब बात आती है देश में पर्यटन की, जिसे हम राष्ट्रीय पर्यटन भी कहते हैं, इसमें हम देश के किसी अन्य शहरों में जाकर पर्यटन का लाभ उठाते हैं एवं मनोरंजन करते हैं। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हम मुंबई की अगर यात्रा करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? देश में पर्यटन कहलाएगी। और तीसरा होता है दूसरे देश का पर्यटन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। मतलब जब हम किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं, जैसे एक अमेरिका का नागरिक भारत की यात्रा पर आता है या फिर भारत का नागरिक अमेरिका की यात्रा पर जाता है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन में कई सारी बाधाएं आती हैं। किसी भी कार्य को करने पे बहुत सारी बाधाएं आती हैं। इसी तरह पर्यटन में भी काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं। तो हम अब पढ़ेंगे पर्यटन की बाधाएं। पर्यटक के प्रेरक ऐसे कारक हैं जो लोगों को पर्यटन की गतिविधि में भाग लेने के लिए पुश करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास कुछ बाधाएं भी होती हैं जो लोगों को पर्यटन गतिविधियों में भाग लेने से रोकती है। बाधक को परिवेश की कुछ ऐसी परिस्थितियों के तौर पर लिया जा सकता है जो एक विचार या सोच में बाधा डालते हैं और इस प्रकार व्यक्ति को अपना निर्णय लेने से रोकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे निर्णय लेने से रोका जाता है जो पर्यटन को समर्थन देते हैं। ये नकारात्मक कारक लोगों को एक विशेष गंतव्य तक यात्रा करने से रोकते हैं, जिसे पर्यटन के बाधक कहा जाता है। ये नकारात्मक कारक लोगों को यात्रा करने से निरुत्साहित करते हैं या डराते हैं। ये एक व्यक्ति के आंतरिक भाव हो सकते हैं या ये बाहरी परिवेश में मौजूद हो सकते हैं। यात्रा के कुछ बाधक इस प्रकार सूचीबद्ध हैं। पहला है, हम बात करते हैं छुट्टी की कमी। कई बार लोग छुट्टी लेने के लिए अपना व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा या अन्य प्रतिबद्धताओं को नहीं छोड़ सकते हैं। महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले खाली समय कम होता है क्योंकि उनका ज़्यादा समय उनके परिवारों में और आसपास में बीत जाता है। पारिवारिक आकार और पारिवारिक जीवन चक्र पर्यटन गतिविधि के मांग और समय को भी प्रभावित करता है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे कारक की, जो है आर्थिक कारक। किसी अन्य उपभोक्ता के समान पर्यटक भी कुछ मौद्रिक रुकावटों के बीच काम करते हैं। पर्यटन गतिविधि के लिए मौद्रिक रुकावट को एक अवकाश संबंधी और मनोरंजन गतिविधि से परे माना जाता है, जिसमें पर्यटन गतिविधि में भाग लेने की क्षमता उस व्यक्ति के आय के निर्णय पर आधारित होती है। अर्थात कर भुगतान, जीवन की आवास संबंधी और अन्य बुनियादी ज़रूरतों को पूरी करने के बाद होने वाली आय से यह करना संभव होता है। अतः यदि इस प्रकार की स्वनिर्णय आधारित आय में कमी आती है तो पर्यटन की मांग घट जाएगी। यह वैश्विक मंदी के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है, जब लोगों की नौकरियां छूट गईं या उनके वेतन कम कर दिए गए।
इस दौर में पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि में उल्लेखनीय कमी देखी गई। मतलब यदि हमारी इनकम कम होगी या हमारे पास पैसों का अभाव होगा तो हमें पर्यटन करने में बाधा आएगी, क्योंकि पैसे से ही सारी चीज़ों को हम खरीद सकते हैं। जैसे हम रेल की टिकट है, बस की टिकट है, और इसके अलावा हमें रुकने के लिए होटल है, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट है, ये हर जगह पैसों पर ही आधारित होती है। तो आर्थिक कारक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बाधा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है शारीरिक सीमाएं। खराब शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य और शारीरिक सीमाएं कई लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर करती है, पर्यटन गतिविधियों से दूर होती है। शारीरिक सीमाओं के 3 सिद्धांत कारण हो सकते हैं। पहला है अक्षम व्यक्ति, दूसरा शारीरिक सीमाओं से बाध्य वरिष्ठ नागरिक, और तीसरा खराब शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या गर्भावस्था और इन मुद्दों पर। चौथा है जगह और दूरी। पर्यटक उद्भव क्षेत्रों से गंतव्य की निकटता यात्रा के विकल्प को प्रभावित करती है। यदि इसका कोई उचित संपर्क नहीं है तो पर्यटक लंबी अवधि तक यात्रा करने का विकल्प अपना सकता है, चाहे उस गंतव्य के आकर्षण कोई भी हो, और वह अधिक सुविधा पहुंचाने वाले गंतव्य का चयन कर सकता है। पांचवा है परिवार की स्थिति। छोटे बच्चों के माता पिता या बुजुर्ग माता पिता के साथ अक्सर परिवार के दायित्वों और असुविधाओं के कारण यात्रा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी अकेला व्यक्ति यात्रा के किसी साथी की कमी की वजह से यात्रा नहीं करता। हालांकि इन दिनों एकल यात्रियों के कई समूह सक्रिय हैं। एक किशोरी अकेले यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि यात्रा की योजना माता पिता के फैसले पर निर्भर करती है। मतलब बाधा की जब बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें, परिवार की स्थिति। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग माता पिता होते हैं, जिनको या तो हम घर पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, या फिर उनको जब हम साथ में लेके जाते हैं तो हमें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। छठवा है आधारिक संरचना। पर्यटन गतिविधि पर्यटक को दी जाने वाली मूल संरचना सुविधाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि गंतव्य कितना सुंदर है, पर्यटक पर्याप्त मूल संरचना के अभाव में उस गंतव्य तक जाना पसंद नहीं करेंगे, जैसे पर्याप्त कम स्थानीय मूल परिवहन, उस आकर्षक स्थल के आसपास स्वास्थ्यकर परिस्थितियां, बिजली की कमी या पेयजल उपलब्ध नहीं होना, इमारत या स्मारक की खराब स्थिति, बहुत अधिक भीड़ वाला गंतव्य और अनेक आकर्षक। इसके बाद 7वें नंबर पे बात करते हैं हम राजनीति। सरकारी नीतियां पर्यटन के बाधा के रूप में भी कार्य कर सकती है। ये सरकारी नीतियां, सरकारी कर नीतियां, चार्टर्ड उड़ानों के प्रवेश पर प्रतिबंध, सीमा शुल्क, आप्रवास में परेशानी, देश के मूल या गंतव्य पर दोनों वीज़ा प्रतिबंधों के माध्यम से सरकारी नियम से संबंधित होता है। जैसे हम बात करते हैं राजनीतिक बाधा की, तो इस पे बात करते हैं हम किसी अन्य देश की। जब हम यात्रा करते हैं तो दोनों देशों का वीज़ा सही समय पर, उचित समय पर ना बन पाना, या फिर किसी भी कारणवश विमानों की सेवा बंद हो जाना। जैसे अभी कोरोना के समय में कोविड-19 फैले हुए होने के कारण कई विमान की यात्रा रद्द हो चुकी है, जिस कारण से ट्रेनें भी बंद हैं और बस की यात्रा भी बंद है। तो इससे परिवहन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण पर्यटन प्रभावित हो रहा है। इसके बाद बात करेंगे संचार और प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी से पर्यटन संचालनों में मदद मिलती है, किंतु इसका अर्थ यह भी है कि मीडिया संचार को किसी गंतव्य के विपणन के संदर्भ में इतना व्यापक होना चाहिए कि उस पर ध्यान दे सके। विपणन की कम गतिविधियों के कारण पर्यटन को अपने मनपसंद पर्यटन स्थलों की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है रुचि की कमी।
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें अगर कहीं पे यात्रा करना है, किसी भी पर्यटन क्षेत्र में हमें घूमने जाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या? रुचि। अगर हमारी रुचि उस क्षेत्र में या घूमने के लिए नहीं होगी तो हम पर्यटन के लिए नहीं जा पाएंगे। पर्यटन गंतव्य की मनोरमता के बारे में जानकारी नहीं होने से संभावित पर्यटकों के मन में इसके प्रति दिलचस्पी की कमी हो सकती है, जिससे उबरना कठिन है। पर्यटन की उपरोक्त बाधाओं को स्वीकार करने और उनसे उबरने की ज़रूरत है, जिसके लिए पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एजेंसियां यात्री उत्पादक क्षेत्र और पर्यटक गंतव्य क्षेत्र दोनों में होनी चाहिए, ताकि पर्यटन की सफल गतिविधियों की शुरुआत की जा सके। अब हम बात करते हैं पर्यटन प्रभावों के प्रकारों की। सामाजिक सांस्कृतिक। पर्यटकों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के साथ साथ पर्यटन उद्योग के साथ बातचीत के कारण मेजबान समुदायों पर कुछ प्रभाव देखे जा सकते हैं। ये प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। इसी तरह जब हम पर्यटन के प्रभावों की बात करते हैं तो कई तरह के दो तरह के हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। इसके लिए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सकारात्मक प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक गौरव का नवीकरण। पर्यटकों के दौरे होने से स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति और विरासत को फिर से देखने में मदद मिलती है और इस तरह से अपनेपन की भावना बढ़ती है और पारंपरिक कला एवं शिल्प को संरक्षित करने में मदद मिलती है। और उसी तरह हम बात करें अगर नकारात्मक प्रभाव की, तो पर्यटन का सामान्यतः देखा जाने वाला प्रदर्शन प्रभाव नकारात्मक प्रभाव है, जिसमें स्थानीय लोग पहनावे, खाने की आदतों, भाषा और पर्यटन के व्यवहार को अपनाते हैं। यह सांस्कृतिक गिरावट की ओर जाता है और स्थानीय रीति रिवाज को अव्यवस्थित करता है। मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं को सीखते हैं ताकि वो बाहर से आने वाले पर्यटनों का उनकी भाषा में या उनके अनुरूप उनका स्वागत कर सकें। इससे क्या होता है, उनके रहन सहन, पहनावे, भोजन, खाना पानी, हर चीज़ में क्या होता है, एक अलग भिन्नता आती है और इससे क्या होता है, इनकी संस्कृति जो है वो उस पर गिरावट होता है और जो स्थानीय रीति रिवाज हैं वो अव्यवस्थित होते हैं। मतलब जो जिसका हम सकारात्मक प्रभाव ले सकते हैं कि जिन रीति रिवाजों से, जिन चीज़ों से उनका पारस्परिक मेल भाव सारी चीज़ें बढ़ती हैं, उनके रीति रिवाज का आगे भी चलन बढ़ता है। बाहर के लोग आते हैं तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। तो इससे क्या है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, पर्यावरण। पर्यटन गतिविधि एक गंतव्य के साथ भौतिक वातावरण से काफ़ी जुड़ी हुई है और किसी भी पर्यटन गतिविधि को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए सकारात्मक प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो पर्यटन गतिविधि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य में चयनित प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण और आगे की पारिस्थितिक गिरावट से रोकथाम की जाती है, चूँकि इसे नियमित पर्यावरणीय लेखा की आवश्यकता होती है। मतलब हम सिंपल सी भाषा में इसको अगर समझें तो पर्यटन में पर्यावरण का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब हम कहीं पे पर्यटन को जब बढ़ावा देते हैं तो वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो हम उस पे वो करते हैं क्या है, वो पर्यावरण। तो हम वहाँ पे पेड़ पौधे लगाते हैं, वहाँ का पर्यावरण अच्छा बनाते हैं ताकि वहाँ का मौसम हमेशा अच्छा बना रहे, वहाँ पे कम प्रदूषण हो। पेड़ पौधे लगाने से प्रदूषण कम होता है, हमें चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, जो क्या होता है, हमें उस पर्यटन क्षेत्र के लिए आकर्षित करता है। उसी जगह जब हम उसके नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे तो क्या होता है,
पर्यटकों की बढ़ती संख्या और उनकी अधिक गतिशीलता को देखते हुए वायु, सड़क और रेल परिवहन लगातार बढ़ रहे हैं। यह उत्सर्जन और वायु प्रदूषण की ओर जाता है। एक अध्ययन का अनुमान है कि एक सिंगल ट्रांस अटलांटिक रिटर्न फ्लाइट सालाना औसत व्यक्ति द्वारा सभी अन्य स्रोतों द्वारा, जिसमें लाइटिंग, हीटिंग, कार उपयोग आदि, उत्पादित लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। मतलब क्या होता है कि पर्यटकों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए वायु, सड़क और रेल परिवहन का लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या होता है ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो जिस तरीके से इस पे क्या है, पर्यटन से पर्यावरण से सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, तो उसका क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। इस तरीके से हमने आज जाना पर्यटन क्या होता है, पर्यटन पे क्या क्या बाधाएं आती हैं, पर्यटन के प्रभाव से कौन कौन से कारक हैं। हम इसी तरह आगे पर्यटन के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। मेरे अगले वीडियो पे आपको अलग अलग पर्यटन क्षेत्रों के बारे में, भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।